नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ आप सभी साहित्य प्रेमियों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आपने स्पर्श पाठ्य पुस्तक में बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ी होंगी, एक बार दोहरा ली जाएं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनहू से सब बात। यह पंक्तियां अपने समय के सबसे प्रसिद्ध दोहाकार महाकवि बिहारी जी की हैं। और जब बिहारी का मूल्यांकन हिंदी के सबसे बड़े समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं तो वे कहते हैं कि बिहारी के काव्य में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक भाषा की समासिकता और दूसरी कल्पना की समाहार शक्ति। ये भाषा की समासिकता क्या है? भाषा की समासिकता से उनका आशय है कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का सामर्थ्य रखते हैं, जैसा उन्होंने इन पंक्तियों में इस दोहे में किया है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। एक एक शब्द एक एक वाक्य का काम करता है। तो भाषा में संक्षिप्तीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये समय की जरूरत है। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों सुने, बड़ी बड़ी कथाएं पढ़े। तो आप देख रहे होंगे कि कहानियों में भी लघु कथाएं हैं, कविताओं में भी छंद मुक्तता आ रही है और छोटी कविताएं बहुत अधिक लिखित और पसंद की जाती हैं। भाषा का यह संक्षिप्तीकरण करने का काम व्याकरण की जो इकाई करती है उसे हम समास कहते हैं। आज हम उसी समास का अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। अब यह संक्षिप्तीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब उनके बीच से विभक्ति का लोप होता है और एक नए शब्द की हम सृजना करते हैं या उन्हीं शब्दों को मिलाकर कुछ नई प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो वह व्याकरणिक दृष्टि से समास की प्रक्रिया है। जैसे हमने दो शब्द पास पास रख दिए, अन्न और जल। इसमें से और को निकाल दिया, शब्द बना अन्न जल। दूसरी तरह से हम इस बात को कह सकते हैं नील और कंठ। अब नीलकंठ शब्द को जब हम पास रखते हैं तो हमने नीलकंठ के लिए एक नई प्रकार का शब्द ले आए, शिव। अब शिव न नील में है न कंठ में है। तो ये प्रक्रियाएं समास के अंतर्गत ही संपन्न होती हैं। दो शब्द जब पास पास आते हैं, उनसे बीच से विभक्ति का लोप होता है, यह प्रक्रिया समास कहलाती है। समास जब आप पढ़ेंगे तो इसके साथ आप पढ़ेंगे विग्रह। विग्रह क्या होता है? पुनः जिस समस्त पद को आपने बनाया है, बीच से शब्द का लोप करने के पश्चात जो समासिक शब्द या समस्त पद जिसको बोलते हैं वह आपको प्राप्त हुआ है, उसे हम समास कहते हैं। और उसे पुनः अपने मूल रूप में बताने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, उन सभी शब्दों को जिनके कारक चिन्ह हम वापस लौटाते हैं तो इसे हम विग्रह कहते हैं। चरण कमल। अब चरण कमल का क्या अर्थ हुआ? कमल के समान चरण, ये एक स्थिति है। पर हम इसका विग्रह ये नहीं कर सकते कि चरण जैसे कमल, ये नहीं कर सकते। एक स्थिति है
और मूल रूप से जिन शब्दों को उसमें प्रयोग किया गया है उन्हीं का प्रयोग आगे हम करते हैं। दूसरी इसमें क्या स्थिति रहती है कि जैसे समानार्थक शब्द हम नहीं रख सकते, कई बार अव्ययी भाव समास में रखने पड़ते हैं। जैसे आप कमल के स्थान पर अरविंद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इस नियम की अवहेलना बहुत कम शब्दों में की जा सकती है। जैसे यथा शक्ति, तो इसका हम विग्रह करते हैं शक्ति के अनुसार, तो यहां यथा जो शब्द है उसके स्थान पर हमने अनुसार का प्रयोग किया। समास वास्तव में एक खेल है और इनके माध्यम से नए नए शब्दों के नए नए अर्थ आपके समक्ष प्रकाशित होते हैं। जब आप समास की बात करेंगे तो प्राय समास और संधि में तुलना की जाती है। कारण कि ये दोनों इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं कि प्राय इनमें अंतर समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे संधि हमेशा वर्णों के बीच होती है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तथा उनमें विकार उत्पन्न होता है तो वह प्रक्रिया, ध्वनियों में परिवर्तन की वह प्रक्रिया संधि कहलाती है। समास में दो शब्द पास पास आते हैं, समास को पुनः वापस उसी स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। संधि को पुनः उस स्थिति में ले जाने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाती है। एक शब्द हम देखें, विद्या के लिए आलय। अब इसमें कितने पद हैं? इसमें से के लिए विभक्ति को यदि हम हटा दें तो शब्द बनेगा विद्या आलय। अब विद्या और आलय दोनों में जो अंतिम ध्वनियां हैं आ, ये दोनों मिलकर जब एक हो जाती हैं तो शब्द बनता है विद्यालय। अब आप देखते हैं कि विद्यालय शब्द में समास भी है, तदुपरांत संधि भी है। शब्द जब पास पास आते हैं विभक्ति का लोप होता है। अब ये विभक्ति क्या है? विभक्ति कारक चिन्हों को व्यक्त करती है। कारक चिन्ह की विभक्तियां होती हैं। आपने कारक पढ़े, क क क स ऐस और उनकी विभक्तियां पढ़ी, तो यही विभक्तियां समास में विलुप्त हो जाती हैं। आपने देखा संधि और समास में अंतर। हमने बात की संधि विच्छेद और समास विग्रह में अंतर। अब एक और पारिभाषिक शब्द जो प्राय समास की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है आपको समझ लेना चाहिए। इससे आपको समास समझने में बहुत आसानी होगी। पूर्व पद और उत्तर पद। तो सबसे पहले तो हम इस पद शब्द पे ही बात करेंगे। पद क्या है? देखिए, कोई भी शब्द जब शब्दकोश में होता है तो हम उसे शब्द कहते हैं, लेकिन उसी शब्द को जब हम वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त करते हैं तो वह पद बन जाता है, क्योंकि वाक्य में आने के पश्चात उसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप उसे एक वचन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे बहुवचन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे पुल्लिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसी शब्द को। तो इसलिए हम उसे एक पद देते हैं। अतः हम उसे शब्द न कहने की बजाय पद कहते हैं, क्योंकि वह वाक्य में प्रयुक्त होते समय अनेक प्रकार की व्याकरणिक इकाइयों से बंध जाता है। इसी प्रकार के पदों का प्रयोग समास में किया जाता है। तो पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, दूसरा जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। हमने बात की थी अन्न और जल, तो और का आपने विलोप कर दिया, तो अन्न पूर्व पद हो गया, जल बाद का पद हो गया। हमने बात की समस्त पद की, तो जो निकल के आया समास बन के
उसे हम समस्त पद कहते हैं। अन्न जल जो शब्द बना वह समस्त पद कहलाएगा। हमने समास के बारे में जाना, समास की परिभाषा के बारे में जाना। अब हम समास के भेदों के बारे में बात करेंगे। देखिए, समास के मूलतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास के शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अव्ययी भाव, ऐसा शब्द जिसमें व्यय न होने का भाव हो, जिसमें खर्च न होने का भाव हो, जिसे आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े जिनमें संज्ञा के आधार पे, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे कोई विकार नहीं आता। इसी प्रकार अव्ययी भाव समास में होता है। परिभाषा हम देखें तो इसमें पहला पद प्रधान हो तथा वह जो समस्त पद बनता है वह भी अव्यय बन जाता हो। पूर्व पद अव्यय होने के कारण इसका रूप कभी नहीं बदलता। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिपल, प्रत्येक पल। अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें जो शब्द इस्तेमाल होता है वह भी समझ लीजिए। जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहें, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और ऐसे ही शब्द अव्ययी भाव समास में होते हैं। इस प्रकार के कुछ शब्द उदाहरण के रूप में सुनिए। अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि। उदाहरण मैंने आपको दिए थे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब हम आते हैं दूसरे समास पर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा सबसे पहले हम देखें। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेषण होने के नाते गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों के बीच में आने वाली कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। अतः कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। ये 6 भेद कौन कौन से हैं? जैसे हमने चर्चा की थी कि कारक की विभक्तियां इसमें लुप्त होती हैं, तो उन्हीं विभक्तियों के आधार पर इनका नामकरण है। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद में कर्म तत्पुरुष की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, को का लोप हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल मरण को पहुंच गया है, तो हम उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? मरणासन। इसके पश्चात है करण तत्पुरुष समास। जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। सूर कृत, सूर द्वारा कृत, गुण युक्त, गुणों से युक्त, हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर,
तो यहां आप देखते हैं से जो विभक्ति है वह करण कारक की विभक्ति है और उसी के अनुरूप इसका नामकरण है करण तत्पुरुष समास। अगली जो समास की विभक्ति है वह है संप्रदान की विभक्ति। और संप्रदान की विभक्ति कौन सी होती है? के लिए। तो अगला समास है संप्रदान तत्पुरुष समास। यहां के लिए विभक्ति का लोप होता है जिसके कारण यह समास बनता है। कैसे कैसे शब्द इससे बनते हैं देखिए। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द आपने बहुत सुना होगा। महात्मा गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते थे, उन्होंने अपने जीवन में इसे लागू किया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, हमने चर्चा की, उसमें संधि और समास के बारे में भी हमने जाना। तो यहां संप्रदान तत्पुरुष समास है। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है से। तो से का लोप होने से यह समास बनता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। इसके पश्चात आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की आपको पता है विभक्ति है का, के, की। संबंध जुड़ता है। रा, रे, री, वह मेरी चचेरी बहन है, तो चचेरी संबंध जुड़ जाता है। तो संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति का यदि लोप होता है तो वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। जैसे जल धारा, जल की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ग्राम सेवक, ग्राम का सेवक। इसके पश्चात आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण के कारक की विभक्ति है में और पर। में और पर का लोप होने से यह समास बनता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। कोई व्यक्ति जल में यदि अपने प्राणों को की आहुति दे तो वह क्या हुई? जल में समाधि। सिर दर्द, सिर में दर्द। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसके पश्चात आता है कर्मधारय समास। जो विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं वे यहां समाप्त हो जाते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहलाता है और यह तत्पुरुष का ही एक भेद है। इसीलिए हमने समास की संख्या 6 के अपेक्षा 4 ही मानी, क्योंकि जो 2 हैं वे तत्पुरुष के भेद हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरा पद महत्वपूर्ण होता है जैसे हमने बताया, और संबंध जो होता है वह विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों के बीच में है, जो या के समान आते हैं। जैसे महादेव, महान है जो देव। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। कर कमल, कमल के समान कर, जिसके हाथ हैं वे कमल के समान हैं। नरसिंह, सिंह रूपी नर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। इस प्रकार के उदाहरण इस समास के अंतर्गत आते हैं। अगला समास है
द्विगु समास। तो तत्पुरुष के अन्य उपभेद कौन कौन से हुए? विभक्ति के आधार पर द्विगु समास और कर्मधारय समास, जिसके बारे में अभी हमने जाना। द्विगु समास की परिभाषा सबसे पहले, वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। अब इसमें दो जो शब्द है, पहला जो शब्द है वह संख्यावाची शब्द है, अतः हमेशा आप ध्यान रखिए कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। पहला पद या पूर्व पद और उत्तर पद हमने प्रारंभ में उसकी चर्चा की थी। शताब्दी, 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध कहानियों की पुस्तक है और उसमें समाज के 5 तंत्रों के बारे में उन्होंने बताया है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। यह समास का मुख्य भेद है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष और तत्पश्चात द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है द्वैत का भाव। आपने सुना होगा द्वंद्व युद्ध, भीम और दूसरे किसी राक्षस के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ, दो के बीच में। तो इस समास में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति होती है। आप अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, आप निर्णय नहीं कर पाते कि आपके लिए पहला पद महत्वपूर्ण है कि दूसरा पद महत्वपूर्ण है कि दोनों पद महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो अनिर्णय की स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न होती है वह द्वंद्व समास की स्थिति होती है। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हों एवं दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंक, राजा और रंक। देश विदेश, देश और विदेश आदि इसके उदाहरण हैं। अब हम अंतिम समास की बात करेंगे, जो चौथा उदाहरण है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन, गज से आनन वाला, जिसका मुख गज की तरह है। गजानन किसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं? गणेश जी के लिए, गणपति के लिए, एक दंत के लिए। एक दंत क्यों? क्योंकि उनके एक ही दांत है। त्रिलोचन, 3 आंखों वाला। अब 3 आंखें किसके हैं? शिव। भगवान शिव त्रिनेत्र कहलाते हैं, त्रिलोचन कहलाते हैं, इसलिए हम कहते हैं 3 आंखों वाला शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। आनंद किसे कहते हैं? मुखों को कहते हैं। और 10 मुख वाला जो आनंद जो रखता है वह है रावण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। 4 भुजाएं किसकी हैं? विष्णु की। तो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं चतुर्भुज। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुव्रीहि समास में
न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, वे दोनों मिलकर किसी अन्य की तरफ संकेत करते हैं और इसके कारण यह समास बनता है। अब हम समास के कुछ सम्मिलित उदाहरण देखेंगे। यह अभ्यास कार्य है। देखिए, आपने देखा कि जब आप विग्रह करते हैं तो विग्रह में आपको वही मूल शब्द रखने होते हैं जो कालांतर से चले आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह आपकी स्मृति में रहने चाहिए। अतः समास के लिए आप लगातार अभ्यास करें। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे। यथास्थान, जो स्थान निर्धारित है, यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ है, यथा क्रम जैसा क्रम है, यथा स्थिति जैसी स्थिति है, यथोचित जैसा उचित है वैसा, यथामति जैसी मति बुद्धि है, यथा योग्य जो जितना योग्य है, यथा संभव जैसा संभव हो, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो, यथा समय जो समय निर्धारित है, यथा विधि जैसी विधि निर्धारित है, प्रतिध्वनि ध्वनि की ध्वनि, प्रतिक्षण हर क्षण, प्रतिपल हर पल, प्रत्येक हर एक, आकंठ कंठ तक, अभूतपूर्व जो पूर्व में नहीं हुआ हो, तुलादान तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान, बैलगाड़ी बैल से चलने वाली गाड़ी, मालगाड़ी माल को ढोने वाली गाड़ी, वन मानुष वन में रहने वाला मानुष, पर्णशाला पर्ण से बनी हुई शाला, व्यर्थ जिसका अर्थ चला गया है, गुरु भाई एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य। कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण। नीलोत्पल, नील है जो उत्पल, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, नीलकमल नील है जो कमल, रक्त लोचन रक्त हैं जो लोचन, महासागर महान है जो सागर, महापुरुष महान है जो पुरुष, चरम सीमा चरम तक पहुंची है जो सीमा, महर्षि महान है जो ऋषि, चूड़ामणि चूड़ा में पहनी जानती है जो मणि, प्राण प्रिय प्रिय है जो प्राणों को। कर्मधारय तत्पुरुष समास के उदाहरण। चंद्र वदन चंद्रमा के समान वदन, कमलाक्ष कमल के समान अक्षी, सिंधु हृदय सिंधु के समान हृदय, कमल नयन कमल के समान नयन। द्वंद्व समास के उदाहरण। राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, कंद मूल फल कंद और मूल और फल, धनी मानी धनी और मानी, देश विदेश देश और विदेश, 68 8 और 60, लोटा डोर लोटा और डोर। तो आपने देखा कि समास साहित्य में, व्याकरण में, भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आपको समास का ज्ञान है तो आप अपनी भाषा को बहुत अधिक समृद्ध बना सकते हैं। आज वह समय नहीं है कि अलग से व्याकरणिक विषयों का अध्ययन किया जाए। लगातार जब आप गीतों को सुनते हैं अथवा समाचार पत्र पढ़ते हैं अथवा किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं उनका विश्लेषण करने का प्रयास करें कि यह शब्द किस समास के अंतर्गत आते होंगे। जैसे राजनीति शास्त्र, तो इसका क्या अर्थ होगा आपको समझना चाहिए। अर्थ शास्त्र, अर्थ के लिए शास्त्र। जब आप इस प्रकार से लगातार दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से आने वाले शब्दों के प्रयोग करेंगे, उनके मूल विग्रह को जानने का प्रयास करेंगे,
तो इससे आपको लाभ भी होगा तथा समास समझने में सुविधा भी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।